हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन बेग साहब, किसी तारफ़ के मुताज नहीं, मुमताज़ तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब आपके वक्त के लिए। बेग साहब, हमसे गाह गुफ्तगू रहती है और लास्ट टाइम इफ़ माई मेमोरी इज़ सर्विंग मी वेल, तो 28 तरमीम जो है, 28वीं तरमीम ईद से पहले या ईद के बाद ये आ रही है। अब आप जानते हैं यहाँ र्यूमर मिल भी चलती रहती है और हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता वाला मामला है, जैसे न्याजी साहब कहते हैं। तो क्या ये जो एक रूटीन की होगी तरमीम या इसकी कोई कैजुअलिटीज़ भी हो सकती हैं जनाब बेग साहब? गाइस साहब, कैजुअलिटीज तो मुझे नहीं लगता होंगी, क्योंकि ये एमिकेबली डिसाइड होके ये टेबल करेंगे और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे इसकी डिटेल नहीं पता कि अगर वो सारी चीज़ें शामिल करते हैं या नहीं। मेन चीज़ सूबों और फेडरेशन के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, एनएफसी अवार्ड है और जो इलेक्शन कमीशन के कुछ चीज़ें हैं वो उन्होंने डालनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो सारों से मुशावरत मेरे नहीं ख्याल अभी तक इन्होंने शुरू की है और उसके ऊपर इन्होंने कोई गिव एंड टेक किया है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। वो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में शायद पता चल जाएगा। अभी तक तो इन्होंने कोई बहस मुबाहिसा शुरू नहीं किया। लेकिन बेग साहब, ये जो आप सूबों की बात कर रहे हैं, ये तो बड़ी शायद पंजाब वालों को भी पसंद ना आए और सिंध वालों को भी पसंद ना आए, बिकॉज ये जो फैमिली डायनेस्टीज चल रही हैं और अवाम भी ये चाहते हैं कि ये सूबे तकसीम हो और ये जो पावर डाइल्यूट हो। तो क्या इजीली ये दोनों जो हमारी टॉप फैमिलीज़ हैं, ओलिगार्कीज़ हैं, मान जाएंगे? देखिए काजी साहब, बेसिकली तो ये जो स्मॉलर यूनिट्स हैं ये आज बने या कल बने ये ज़रूरी हैं, और ये जो बड़े यूनिट्स हैं ये मैनेजेबल नहीं है, आपके सामने है। और जो बल्दियात का निज़ाम है वो इन्फोर्समेंट होना बहुत ज़रूरी है। उस पर किसी की पसंद या नापसंद, क्योंकि ये जब नेचुरली ये अगर बैठे होते हैं सूबों में तो ये नहीं चाहते कि वो डिवाइड हो। अदरवाइज इनकी खुद असम्बली की पास की हुई करारदाद पंजाब में भी मौजूद है, KPKB में भी मौजूद है कि इसके डिवीज़न प्रोविंस की होनी चाहिए, स्मॉलर यूनिट बनने चाहिए। आपको पता है सराइकी सूबे की तो ऑलमोस्ट सेक्रेटेरिएट भी बन गया था, वहाँ पे एक चीफ सेक्रेटरी साहब भी लग गए थे। तो ये पसंद और नापसंद नहीं है, आपको पाकिस्तान के लिए काम करना है और आपको अवाम के लिए काम करना है। अगर पसंद नापसंद पे गए तो फिर तो ये मुल्क जिस हालत को पहुंचा है वो आपके सामने, उस पर तबसरा करने की जरूरत नहीं है। जी मियां साहब, ओवर टू यू। बेग साहब, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि जो 28वीं तरमीम है वो इत्तफाक़ राय से ही आएगी। अगर इत्तफाक़ राय नहीं होगा तो जाहिर है अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती कि उन चीज़ों पे तो ये तरमीम नहीं हो सकती, वो इसलिए कि अक्सरियत नहीं रहेगी। इसमें कोई शक नहीं कि ये इत्तफाक़ राय से आएगी, लेकिन साथ साथ अफवाहों का बाजार भी गर्म है, खबरों का बाजार भी गर्म है। और ये कहा जा रहा है कि ईद के बाद जो है बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं, ईद के बाद जो है वो काबीना में भी तब्दीलियां होंगी। ये भी कहा जा रहा है कि सिंध में तब्दीलियां आएंगी। ये भी कहा जा रहा है, कोई कॉलम लिखा जा रहा है कि बुरके में रहने दो, उसमें बाकायदा कानूनी जादूगरों का जिक्र भी किया जा रहा है। जिस तरह पहले शरीफुद्दीन पीरजादा होते थे, नाम लिख दिया गया कि हाफिजाबाद के कानूनी जादूगर, वो सबको पता है किनका नाम उन्होंने लिया, सुहेल वड़ाइच साहब ने, और निज़ाम को लपेटने की बात हो रही है। तो इस तरह 28वीं तरमीम इत्तेफाक के साथ और फिर निज़ाम को लपेटने की बात, और साथ पीपल्स पार्टी की खामोशी, आप क्या देखते हैं कि पीपल्स पार्टी को इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए कि इस तरह की जो बातें हो रही हैं ये गलत हैं या ये ठीक हैं? तो फिर कैसे ठीक है? मियां साहब, बेसिकली तो ऐसे र्यूमर्स पे तो कोई क्लैरिफिकेशन देता नहीं है और देनी भी नहीं चाहिए। जहां तक बात है निज़ाम को लपेटने की, तो या तो कोई और निज़ाम बता दीजिए जो आप लाने वाले हैं। अगर तो आपने सिर्फ गपशप की हद तक या एक्सपेरिमेंट करना है तो ये मुल्क इस काबिल नहीं रहा कि इस पे मजीद एक्सपेरिमेंट किए जा सकें। इसमें कोई शक नहीं है, जो आपका इस वक्त सिस्टम है वो चल नहीं रहा, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा जिससे मुल्क और अवाम का फायदा हो। अदरवाइज अगर आपको नया सिस्टम लाना चाहते हैं तो जो इस सिस्टम को लाने वाले हैं शायद वो भी ना रहें, क्योंकि वो भी इसी सिस्टम और इसी सिस्टम का एक हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिस्टम लपेटने वाली बात तो शायद गलत होगी, क्योंकि इसके बाद इनसे नया सिस्टम बनना नहीं है और ना ही ये इतने काबिल हैं कि नया सिस्टम कोई बना सके, ना ही अवाम और लोगों ने उसको मंजूर करना है।
दूसरी बात आ जाते हैं कि आया वो तब्दीलियां जो हैं, देखें वो तो गवर्नमेंट का राइट है, वो किसको निकाले किसको रखे। प्रोविंसेस में भी यही है कि आप अगर किसी कैबिनेट में चेंज चाहते हैं या किसी को लाना या निकालना चाहते हैं, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बात वही है जो आपने कही कि सिस्टम मेरे ख्याल में यही चलेगा। आपके पास एक्सपेरिमेंट और उसकी गुंजाइश नहीं है। मुल्क जिस हालात में है, आपके फाइनेंशियल, आपके कारोबारी हजरात और आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो इतना वीक है कि अगर आपने पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इस वक्त क्रिएट कर दी तो फिर ये सिस्टम भी इस काबिल नहीं रहेगा कि आप इससे मुल्क चला सकें। बेग साहब, आपसे बात होती रहती है और बड़े बजा तौर पर आप फरमाते हैं कि ये इस तरह से काम चल नहीं सकता। अभी आपने मैशत की बात की, कारोबार के हवाले से लोग पसंद है, बिजली की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, तो फिर किसी न किसी हद तक कोई ना कोई माशी या सियासी सर्जरी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी कंटिन्यू करता नज़र नहीं आता। क्या कहेंगे? देखिए, माशी सर्जरी तो बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि आपको मईशत पे जोर देना चाहिए। हमारा एक ही इशू है कि आपके पास आपकी मईशत नहीं चल रही, आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही, आपके बिजनेसमैन परेशान है, लोग यहाँ से छोड़ छाड़ के बाहर भाग रहे हैं। उसमें जो आपने पॉलिसीज़ लानी थी टैक्स रिफॉर्म्स की, वो आप नहीं ला सके। आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लानी थी जिसमें आप इन इंडस्ट्रीज वालों को कोई इंसेंटिव देते, कोई रिलीफ देते कि वो अपना कारोबार कर सकें। FBR, हैवी टैक्सेस, ये सारी जो चीजें, इस पे रिफॉर्म्स लाइए ना। आप पॉलिटिकल रिफॉर्म्स तो आप क्या लाएंगे, वो तो आपके सामने ही है। यहाँ तो आप बंदे बाहर से इंपोर्ट करके ले आए, बंदे तो यही हैं। आप किसी भी इस निज़ाम को छेड़ेंगे, आगे पीछे करेंगे तो यही लोग आएंगे। तो असल इशू जो है वो इकोनॉमी का है कि उसको सर्वाइव करना चाहिए, उसी से मुल्क आगे बढ़ेगा और उसी से आप थ्राइव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ थे, मारूफ तजिया निगार। देखिए बेग साहब, आपने अभी रिफॉर्म्स की बात, माफ़ी चाहता हूँ जी हाँ, आप बात मुकम्मल कर लें जल्दी से मियाँ साहब। बेग साहब, आपने अभी रिफॉर्म्स की बात की है कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और क्योंकि मईशत का मामला है, पूरी दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और अभी मौका भी पैदा हुआ है। ईरान और अमेरिका जंग के बाद अगर ये मुआहदा होता है तो ईरान से जो है वो बहुत से मौके पैदा होंगे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के। और एक बड़ी बात जो की जाती है इन्वेस्टर्स की जानिब से, वो ये की जाती है कि पाकिस्तान में एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, पाकिस्तान में जो है वो करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो वो नीट एंड क्लीन जो सिस्टम है उसको करने के लिए क्या आपको कोई इक़दाम ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जल्द अज जल्द हुकूमत इस तरफ जाएगी ताकि जो ऐसा एनवायरनमेंट पैदा किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पर इन्वेस्टमेंट आए और इस मौके से फायदा उठाया जा सके? देखिए जी, मैंने पहले भी कहा कि आपको एनवायरनमेंट तो बिल्कुल देना है। आपकी जो टैक्स पॉलिसीज हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं, उसको तब्दील कीजिए। यहाँ पे 58% टैक्स है ऑलमोस्ट, तो वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई कारोबारी हजरात वो टैक्स नहीं पे कर सकता। इसीलिए दुनिया अपना सरमाया लेके उन मुल्कों में जाती है जहाँ टैक्स कम है। सॉरी जी। तो ऐसी सूरत में आपको फौरी तौर पर अपनी पॉलिसीज चेंज करनी है ताकि आप इन्वेस्टर्स को इंटरेक्ट कर सकें, उनको यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए राग़िब कर सकें। आपके जो सिस्टम इस वक्त काम कर रहा है वो तो बिजनेसमैनों के जो है वो इतना खिलाफ है। और मैं ये समझता हूँ कि जो बिजनेसमैन इस मुल्क में बिजनेस कर रहे हैं वो वाकई जहाद कर रहे हैं, क्योंकि FBR टैक्स और बाकी इनकम टैक्स और ये सारे जो आपका ये कहना है कि जो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, बड़ा एक आपने बुनियादी नुक्ता उठाया। बहुत शुक्रिया जनाब मोहसिन बेग साहब। और यही है कि कुछ करना, बिकॉज एक बात पर तो कंसेंसस है कि इट कैनॉट गो लाइक दिस फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, बल्कि थोड़े पीरियड के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।